अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शेख यासीन एंड यू आर वाचिंग शेख यासीन ऑफिशियल। वेलकम टू शेख यासीन ऑफिशियल। आज हम इंशाल्लाह ताला माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी के दूसरे हिस्से को पढ़ेंगे और आज इंशाल्लाह माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो टाइम ज़ाया के बगैर आगे चलते हैं। कल जहाँ तक हमने पढ़ा था आज उससे आगे जाएंगे। आज हम लुईस पास्चर को पढ़ेंगे कि लुईस पास्चर की क्या कंट्रीब्यूशन है। लुईस पास्चर 1822 से लेके 1895 तक थे। ही वॉज अ फ्रेंच बायोकेमिस्ट। वो एक फ्रेंच बायोकेमिस्ट थे। ही इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉडर्न इम्यूनियोलॉजी। वो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी और मॉडर्न इम्यूनियोलॉजी के फादर कहलाते हैं। बाबा माइक्रोबायोलॉजी और बाबा इम्यूनियोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है। ही प्रोपोज्ड द थियरी ऑफ जर्म डिजीज़ where disease of plant viruses and animals and human beings are caused by pathogenic microbes। ये जो लुईस पास्चर साहब थे तो उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जर्म डिजीज़ की थ्योरी पेश की थी। ये डिजीज़ जहाँ प्लांट्स वायरसेस एनिमल्स ह्यूमन बींग्स इस पैथोजेनिक माइक्रोब से काज हो जाते हैं, ठीक है। ही disproved the theory of abiogenesis by conducting Swan-Nick flask experiment। इसने theory of abiogenesis को डिसप्रूव किया था, ठीक है। proved all the form of life even microbes arose disapproved spontaneous generation, ठीक है। इसने सारों के ना लाइफ को प्रूव किया था, माइक्रोब्स के, एरोस के और स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसप्रूव किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर के क्या कंट्रीब्यूशन थे तो उसे कैरी ऑन करते हुए ही काइंड द टर्म माइक्रोबायोलॉजी एंड आल्सो डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द एयर एंड क्लासिफाइड द बैक्टीरिया इन एरोबिक एंड एनारोबिक फॉर्म। ये पहला बंदा था कि इसने बैक्टीरिया की मौजूदगी को पाया और फिर बैक्टीरिया को क्लासिफाई भी कर दिया एरोबिक और एनारोबिक फॉर्म्स में, ठीक है। Established that fermentation, chemical breakdown of substances by microorganism was the result of microbial activity। fermentation को भी इसी ने established किया था। fermentation क्या है? chemical breakdown of substance by microorganism के जरिए से chemically breakdown को fermentation कहते हैं, जिसके जरिए से ना हम दही भी बनाते हैं। He developed technique to prevent souring of milk and spoilage of wine। इसने ही टेक्निक डेवलप किया था जिसके जरिए से दूध की तुरशी जो होती है ये प्रिवेंट हो सका और शराब की जो स्पॉइलनेस है, स्पॉइलेज है, ये प्रिवेंट हो गया, ठीक है। His technique is now called pasteurization technique। इसी टेक्निक को अब पास्चराइजेशन टेक्निक कहते हैं, ठीक है, इसके नाम से मंसूब करके। प्रोसेस ऑफ अटेन्युएशन डिस्कवर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अटेन्युएटेड वैक्सीन। इसने ये अटेन्युएशन प्रोसेस को डिस्कवर किया और अटेन्युएटेड वैक्सीन को प्रोड्यूस किया। ही फर्स्ट आइसोलेटेड बैक्टीरिया काजिंग कॉलरा वाइब्रियो कॉलरा। इसने ही पहले बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जो कॉलरा को काज करते हैं। वेरियस एंटीसेप्टिक टेक्निक, बहुत सारे एंटीसेप्टिक टेक्निक को डिस्कवर किया। डेवलप स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, स्टीम स्टेरिलाइजर। ये स्टेरिलाइजर इसी ने ही डिस्कवर किया, डेवलप किया, जो कि अभी वो बहुत सारे ना मॉडर्न होते जा रहे हैं। पहली दफ़ा इस बंदे ने डेवलप किया, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स में हमारे पास होते हैं, इसके ज़रिए से ना हम चीज़ों को स्टेरिलाइज करते हैं। पास्चर्स एक्सपेरिमेंट, स्वान-नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सबसे पहले ना इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे स्वान-नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें क्या इसने किया, इसने ये किया कि एक बॉइल्ड ब्रोथ ले लिया, ठीक है, उसे बॉयल कर दिया। पहले ब्रोथ शोरबा किस्म का है, एक चीज़ है शोरबा किस्म की, ठीक है, तो उसे बॉयल कर दिया। तो जब बॉयल कर दिया तो फिर ब्रोथ जो बाद में इसने ये किया कि ब्रोथ रिमेन्स फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसने बॉयल कर दिया तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो गया। पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो सर्कल्स है ना ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो गया। फिर कवर्ड नेट इज रिमूव। ये जो कवर था ना इसके ऊपर वो रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो फिर जब खाली रखा गया और फिर टाइम बाद देखा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन ब्रोथ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी में दोबारा पैदा हो गए, ठीक है। फिर ये कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कुछ को देखते हैं। ही वॉज अ जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट 1843-1910। ये एक जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था 1843 से लेकर 1910 तक। इस कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिकल साइंस इज द मोस्ट वैल्यूएबल वन। इसकी माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल साइंस के लिए कंट्रीब्यूशन बहुत अहमियत के हामिल है, ठीक है। ये डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम स्टैनिंग टेक्निक टू स्टैन द बैक्टीरिया विद एसिडिक और बेसिक स्टैन। इसने पहली दफ़ा इस बंदे ने स्टैनिंग टेक्निक को डेवलप कर दिया, ठीक है। ही डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कल्चर टेक्निक टू कल्चर द बैक्टीरिया इन द लेबोरेटरी। इसी बंदे ने पहली दफ़ा कल्चर टेक्निक को डेवलप कर दिया जिसे हम बैक्टीरिया कल्चरिंग कहते हैं या बैक्टीरिया के हम लेबोरेटरी में कल्चरिंग करते हैं, ठीक है। इट डिस्कवर्ड बैक्टीरिया कॉज ट्यूबरकुलोसिस ऑफ मैन। इसी ने ये डिस्कवर कर दिया कि बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर दिया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कुछ को कैरी ऑन रखते हुए ही आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम वेरियस सैंपल। इसी ने ही मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर दिया। He was awarded Nobel Prize of Medicine in 1905 for formulating principles regarding disease. These are now called कुछ postulates। उसे नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इसी वजह से कि इसने कुछ प्रिंसिपल्स को फार्मूलेट किए थे जो कि डिजीज़ के रिगार्डिंग थे। He proved theory of germ diseases of Louis Pasteur by conducting investigative experiment। Louis Pasteur की जो जर्म डिजीज़ की थ्योरी थी इसी ने उसी को प्रूव कर दिया मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेटिव एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके। According to कुछ postulates, a microorganism can be accepted as the causative agent of an infectious disease only if the following conditions are satisfied। कुछ postulates के मुताबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म causative agent के तौर पे एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर नीचे दिए गए कुछ कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाइड हो सके, ठीक है, तो वो देखेंगे फिर।
अच्छा, वो क्या है कि द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी केस ऑफ द डिजीज बट एब्सेंट फ्रॉम हेल्दी ऑर्गेनिज्म। ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर डिजीज़ के हर केस में मौजूद होगा, लेकिन सिर्फ हेल्दी ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रो इन अ पेवर कल्चर। सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, वो लाजमी तौर पे आइसोलेट होगा, ठीक है, पेवर कल्चर, जो कि पेवर कल्चर में ग्रोमिंग हो उसकी। द सेम डिजीज मस्ट रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनोकुलेटेड इनटू अ हेल्दी होस्ट। डिजीज़ लाजमी तौर पे रिजल्ट देगा जो कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनकुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो आइसोलेट हो, ठीक है, एक हेल्दी होस्ट के तौर पे। द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड अगेन फ्रॉम द डिजीज्ड होस्ट। बिल्कुल सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाजमी तौर पे दोबारा आइसोलेट किया जाएगा डिजीज्ड होस्ट के, जो जिसको डिजीज़ हो वही होस्ट है। फिर आगे जाते हैं, आगे के इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, फॉर नर्सिंग स्टूडेंट माइक्रोबायोलॉजी इज अ वाइटल सब्जेक्ट। नर्सेज आर इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट्स हेल्थ एंड इन्फेक्शियस कंट्रोल इन द हॉस्पिटल्स। नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही वसी सब्जेक्ट है। नर्सेज मैनेजिंग के सारे ना जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, पेशेंट्स हेल्थ हो गया या इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया हॉस्पिटल में, इन सारी चीज़ों में ना नर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। नर्सेज मस्ट नो माइक्रोबायोलॉजी नॉलेज टू टेक केयर ऑफ पेशेंट एंड प्रोटेक्ट ऑन सेल्फ फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नर्सेज को क्यों ज़रूरी है कि वो माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज को जान सके? माइक्रोबायोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी है? ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर ना जितने भी डिजीज़ होते हैं तो पैथोजेनिक होते हैं, और पैथोजेनेसिटी या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही तो पैथोजेनेसिटी होती है। तो ज़रूरी है कि माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी कर सके और इसे टेक केयर और पेशेंट्स के टेक केयर और अपने आप को दूसरों को महफूज रखना, इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करें, ठीक है। नर्सिंग माइक्रोबायोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एट द बेड साइड ऑफ पेशेंट्स ड्यूरिंग नर्सिंग केयर। नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नर्स पेशेंट्स को पैथोजेनेसिटी से बचाने के लिए ना नर्सेस को चाहिए, और ज़रूरी है उनके लिए कि माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ ले, ठीक है। नर्सेस लर्न हाउ द डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू द बॉडी एंड हाउ दे स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नर्सेस को ये ज़रूरी है कि वो ये देखे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर होते हैं और कैसे फिर ये एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल लेते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं, इसे कंटिन्यू करते हुए, द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्प द नर्स इन मैनी डिफरेंट वेज। माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी नर्सेस को मुख्तलिफ वेज में स्टडी के लिए आसानियाँ पैदा करती है, उसकी मदद करती है। नर्सेस विल अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ डिसइंफेक्शन एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन माइक्रोऑर्गेनिज्म। नर्सेस ये भी जानेंगे कि डिसइंफेक्शन के क्या प्रिंसिपल्स हैं और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ड्रग्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे से दूर रखते हैं, पैथोजेनेसिटी को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक कार्य करते हैं। अच्छा, नर्स रिकग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस फॉर बैक्टीरियोलॉजी एग्जामिनेशन इन द लेबॉर्ट्री एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम द लेबॉर्ट्री। अब नर्स को ये भी ज़रूरी होता है कि वो मुख्तलिफ नमूनों को इकट्ठे करे, स्पेसिमेंस को इकट्ठे करे, नमूनों को इकट्ठे करे, और लेबॉर्ट्री में कैसे वो इकट्ठे करे और लेबॉर्ट्री में कैसे फिर वो यूज़ करे, ठीक है। आगे फिर इन एडिशन नर्स अंडरस्टैंड्स हाउ सेरा एंड वैक्सीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और प्रिपेयर्ड एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। फिर नर्सेस को ये भी पता हो कि वैक्सीनेशन कैसे करना है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ कैसे करना है, और किस तरीके से वैक्सीन को मिलाना है, किस तरीके से इनको पकड़ना है, ये सारी चीज़ें ना ज़रूरी है नर्स के लिए। रोल ऑफ नर्सेस इन डिफरेंट यूनिट्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, to maintain sterile field, to collect specimen, to implement immunization schedule in hospital, implementation of microbiology and nursing, role of nurses in different units, burns unit, operation theatres, obstetric units, intensive care nursery to dispose of biomedical waste। अब नर्स का क्या काम है? तो सबसे पहले काम तो यह है कि वो स्प्रेड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे ताकि वो ना फैले, और स्टेराइल फील्ड को मेंटेन करे। स्टेराइल फील्ड का मतलब ये होगा कि जरासीम से पाक एक फील्ड हो, उसे मेंटेन रखे, ठीक है। फिर वो स्पेसिमेंस को इकट्ठे करे, नमूनों को इकट्ठे करे, और फिर इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल को इम्प्लीमेंट करे, ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी को इम्प्लीमेंट करे नर्सिंग में, ठीक है। और फिर जो ऑपरेशन थिएटर्स और इनमें जो भी चीज़ें हो जो एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए उसे फिर जलाए, उसे बर्न करे, ठीक है। और फिर वो इंटेंसिव केयर नर्सरी और फिर वो जितने भी बायोमेडिकल वेस्ट हो ना उसे डिस्पोज करें, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, आगे ये है कि टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिट इन डिफरेंट वेज, नर्सेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस एज वेल एज कंटैक्ट, टच, एयरबोर्न, ड्रॉपलेट्स, स्नीजिंग, कपिंग, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक, फूड बोर्न सेक्शुअल कंटैक्ट एंड इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एटसेट्रा। हमने पढ़ा था कि मुख्तलिफ ज़रियों से ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होते हैं, तो इसी में से टच हो गया, हवा के ज़रिए से हो गया, स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, ठीक है, और गंदा खुराक हो गया, और गंदा पानी हो गया, सेक्सुअल कंटैक्ट हो गया, ठीक है, और इन्फेक्टेड ब्लड हो गया, उसके ट्रांसफ्यूजन वगैरह वगैरह, ठीक है। नर्सेस कैन यूटिलाइज दिस नॉलेज टू आइडेंटिफाई स्पेशलाइज्ड इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। नर्सेस इस नॉलेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इसी के ज़रिए से स्पेशलाइज्ड कंट्रोल मेजर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है।
By understanding how disease-causing organism enter, exit, and spread from one individual to another, nurses can take special measure to prevent infection within the hospital and community. इसी को जानने के बाद कि ये कैसे दाखिल होते हैं, कैसे बाहर आते हैं, कैसे एक इंडिविजुअल में दो इंडिविजुअल्स के दरमियान ये स्प्रेड होते हैं, तो नर्सेज बेहतरीन इकदाम को अपना सकते हैं हॉस्पिटल में, कम्युनिटी में। ठीक है, आगे जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड टीबी। इसके मिसालों में से, इसी डिजीज़ के मिसालों में से कॉलरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है और टीबी भी है। ठीक है, व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम वन कॉमन कोल्ड sneezes find droplets of moisture carrying thousands of viruses or spread in the air, the virus may enter the body of healthy person while breathing. अब अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा कॉमन कोल्ड स्नीजिंग से वो गुजर रहा है और मुख्तलिफ वायरसेस उसी के अंदर है, उसी एयर के ज़रिए से ना बाहर आते हैं, जब वो खांसते हैं या जो भी हो, तो बाहर जो वायरस आते हैं वो आसानी के साथ एक हेल्दी पर्सन के अंदर भी जा सकते हैं ब्रीथिंग करते हुए। ठीक है, तो ये मिसालें होगी। अब टू मेंटेन स्टेराइल फील्ड, अब स्टेराइल फील्ड को मेंटेन करना, स्टेराइल फील्ड को मेंटेन करने का मतलब ये है कि अपने ना ये जो माहौल है आपका, वो आपने ना जरासीम से पाक रखना है। तो जरासीम से पाक रखने के लिए क्या करना है, तो ये तो एक तो इस स्लाइड में भी दिए गए हैं, लेकिन आगे ना एक डायग्राम है और इसी में से जो ज़रूरी है वो दिए गए हैं, तो डायरेक्ट वही पे चलते हैं, वही देखते हैं, आसानी हो जाएगी। सबसे पहले ये करना है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ख्याल रखना है। ग्लव्स हो आपके पास, ठीक है ना, आपने अपने ग्लव्स उड़ रखे हो। ठीक है, दूसरा आपके साथ एप्रॉन्स जैसे ना हम तहबंद कहते हैं, आपके पास तहबंद भी हो, आपके पास गाउन्स भी हो, गाउन्स जिसे कहते हैं, ये कोट भी हम कह सकते हैं, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये प्रोटेक्टिव आई वेयर हो, आपके आंखों के लिए ज़रूरी है आपके प्रोटेक्टिव आई वेयर, फेस शील्ड्स हो और मास्क हो, ये चीज़ें लाजमी है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। टू कलेक्ट स्पेसिमेंस, अब मुख्तलिफ नमूनों को कलेक्ट करना है। मुख्तलिफ नमूनों को ना कैसे कलेक्ट करें, नर्सेस को ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को जान सके। ठीक है ना, कि वो किसी मुख्तलिफ नमूनों को लेबॉरेटरी में कैसे इकट्ठे करें, तो इसी को पढ़ते हैं। नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स मस्ट अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्ली कलेक्टिंग स्पेसिमेन फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग इन ऑर्डर टू अचीव रिलायबल रिजल्ट को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि बंदा प्रॉपर्ली स्पेसिमेंस को इकट्ठा करे। ठीक है, ही शी मस्ट बी फेमिलियर विद द वैरायटी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड देयर मोड ऑफ इन्फेक्शन। उसे ज़रूरी हो कि नमूने इकट्ठे करते वक्त ना मुख्तलिफ इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकते हैं और इसके क्या क्या नुकसान हैं और मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। A nurse must know how important it to collect specimens correctly for bacteriological analysis in order to obtain reliable result को इकट्ठे करने के लिए कैसे ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है कि स्पेसिमेन को करेक्टली इकट्ठे किया जाए। ठीक है, in order to identify the organism responsible for an infection, it is necessary to collect a clinical specimen from the appropriate site of infection. फिर एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनके इन्फेक्शन के लिए कितना ज़रूरी है कि एक क्लिनिकल स्पेसिमेन को बिल्कुल सही तरीके से सही साइट पे इकट्ठा कर ले। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इसे कंटिन्यू करते हुए, अ नर्स मस्ट नो हाउ इम्पोर्टेंट इट टू कलेक्ट स्पेसिमेंस करेक्टली फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिलायबल रिजल्ट। एक नर्स ये ज़रूर जानता हो कि इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिमेन करेक्टली बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस के लिए तो ज़रूरी है कितना कि वो करेक्टली इकट्ठे करे और रिलायबल रिजल्ट पा सके। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। टू इम्प्लीमेंट इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल इन हॉस्पिटल, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल को हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंटेशन के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना ज़रूरी है को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, इन एडिशन टू इम्यूनाइजेशन पेशेंट्स अगेन डिजीज such as diphtheria and MMR, nurse also play an important role in preventing other disease. नर्स इम्यूनिटी के हवाले से जो डिजीज़ होते हैं, जिसमें से डिफ्थीरिया हो गया, MMR हो गया, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो नर्सेस को ज़रूरी है कि उसकी प्रिवेंशन के लिए काम करें। ठीक है, अ नर्स शुड बी knowledgeable about vaccine schedules and how vaccines are transported from production to administration via cold chain. ये भी ज़रूरी है नर्स के लिए कि वो जान सके कि वैक्सीन का क्या स्केड्यूल है, किस तरीके से, कैसे, कब और कितना देना है, ये सारी चीज़ें पता हो। ठीक है, द नर्स हु नो immunology is well prepared for vaccine and is able to use the cold chain effectively for vaccination and vaccine protection. नर्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो वैक्सीन को सही तरीके से तैयार कर ले और कोल्ड चेन का भी पता हो कि इफेक्टिवली कैसे काम करे, और वैक्सीनेशन का और वैक्सीन प्रोटेक्शन का भी उसे सारा पता हो। ठीक है, आगे चलते हैं। रोल ऑफ नर्सेज इन डिफरेंट यूनिट, अब नर्सेस की क्या रूल्स हैं मुख्तलिफ यूनिट्स में। सम ऑफ द एरिया डिस्कस्ड इन हेल्थ केयर सेटिंग रिलेट टू माइक्रोबायोलॉजी रोल इज नर्सिंग स्पेशलिटी। मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं जो डिस्कस हुई है नर्सिंग हेल्थ केयर में जो कि माइक्रोबायोलॉजी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, और उसमें नर्सिंग की क्या रोल। पेशेंट विच कंटाजियस और इन्फेक्शियस डिजीज और हॉस्पिटलाइज्ड इन कंटागियस और इन्फेक्शियस वार्ड्स। अब इसमें यह है कि वो पेशेंट्स जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ या हॉस्पिटलाइज्ड हो, वो इन्फेक्शियस वार्ड में हो। फिर फॉर एग्जांपल द रेबीज़ वार्ड और द गैस्ट्रोएंटेराइटिस वार्ड इन द नर्स टेक ग्रेट केयर ऑफ देम बाय टेकिंग प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग अदर। अब अगर मिसाल के तौर पे वार्ड में किसी को बीमारी हो तो नर्स को ये भी बताओ कि बीमारी कैसी फैलती है और ये किसी दूसरे को ना लगे। ठीक है, द नर्स एम्प्लॉय एस्पेटिक प्रोसीजर वाइल केयरिंग फॉर पेशेंट्स। ठीक है, नर्स ये भी बताओ कि वो प्रोसीजर को जाने और मरीजों का ख्याल रखे। ठीक है, आगे चलते हैं। टू डिस्पोज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल जितने भी वेस्ट हो ना उसकी डिस्पोजेशन हो, उसको डिस्पोज किया जाए। देयर मस्ट बी एन एप्रोप्रिएट वे टू डिस्पोज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट विच इज बेस्ड अपॉन माइक्रोबायोलॉजी प्रिंसिपल्स। माइक्रोबायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के मुताबिक ना जितनी भी वेस्ट हो उसे इकट्ठे किया जाए। ठीक है, उसके डिस्पोज हो जाए। नर्स शुड बी फेमिलियर विद द प्रोसेस यूज्ड इन हॉस्पिटल टू क्रिएट एंड मेंटेन स्टेराइल फील्ड बेस्ड ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल एक्सपर्ट। नर्स इससे भी वाकिफ हो कि वो इस प्रोसेस जो हॉस्पिटल में यूज होता है जिस तरह से, इसी की वजह से स्टेराइल फील्ड
मेंटेन होता है, ठीक है। इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड वेस्ट, इफेक्टिव सीवेज और वेस्ट का डिस्पोजल होती है। विद माइक्रोबायोलॉजी फार्मिंग द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी के जरिए से प्रोफेशनल नर्सिंग की फॉर्म करना, उसके फाउंडेशन करना, ठीक है। द नर्स हैज़ एन इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रैक्टिस एंड टीच हाइजेनिक मेजर बोथ इन केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के प्रिवेंशन और इसके केयर में से ज़रूरी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रैक्टिस करे, उस पर अमल करे और इसे दूसरों को बताए और इसके हाइजेनिक मेजर्स के बारे में बता दे, ठीक है। प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोज बेस्ड ऑन माइक्रोबायोलॉजी प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड। माइक्रोबायोलॉजी प्रिंसिपल ज़रूरी होते हैं प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, ठीक है। जिस तरह ये बायोमेडिकल आप देख सकते हैं, ये चीज़ ना बायोमेडिकल वेस्ट इसी तरीके से डिस्पोज हो सकते हैं, ठीक है। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज की वीडियो यहाँ पे अख्तिताम तक पहुँचती है और माइक्रोबायोलॉजी के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह अख्तिताम पजीर हो गया। इसके हवाले से जो भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।